उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी सियासी दल अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। लेकिन बात करें अगर राजधानी लखनऊ की, तो जो इतिहास है, जब से यहाँ पर महापौर की सीट हुई, यहाँ पर नगर प्रमुख की जगह महापौर का पद हुआ, उसके बाद से हमेशा ही कमल खिला है। और उसमें भी अगर बात करें तो जो सबसे लंबा अब तक महापौर का कार्यकाल रहा वो रहा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का, जो बाद में उप मुख्यमंत्री भी बने। हमारे साथ में इस समय मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मेयर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। सर, हम जब देखते हैं लखनऊ के इतिहास को, नगर प्रमुख का पद देखें तो तब तक तो हमने देखा कांग्रेस रही, लेकिन जब से महापौर का पद हुआ भाजपा के अलावा कोई आ नहीं पाया। ऐसा क्यों? नहीं, देखो, जनसंघ के समय भी जब भारतीय जनसंघ थी तो बाबू राजकुमार जी मेयर बने थे, जो जनसंघ के पार्षद ने चुना था। और जो B.R. मोहन साहब बने थे मेयर, तो उनको भी जनसंघ के पार्षदों ने सहायता करके, मतलब समर्थन देके उनको बनाया था। और माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी भी डिप्टी मेयर बने थे, तब भी जनसंघ के उससे ही बने थे। तो दूसरे शब्दों में अगर आप कहिए तो लखनऊ में जब से 1995 से पहले नगर प्रमुख बनते थे, 95 के पहले, यानी B.R. मोहन साहब, ये जो आपके थे डॉक्टर राजकुमार जी श्रीवास्तव, और उसके पहले हलवासिया जी भी बने थे, तो सिद्धू जी भी बने थे, डॉक्टर दाऊद जी गुप्ता सिद्धू जी लोग कांग्रेस के समर्थन से बने थे। और उसके बाद जब चुनाव हुए जनता के द्वारा, पहले नगर प्रमुख कहलाता था, वो चुने जाते थे पार्षदों के द्वारा, पार्षद सभासद कहलाते थे। और 1995 से जनता के द्वारा सीधा चुनाव होने लगा। और एक सांसद के लोकसभा क्षेत्र में जितना मतदाता होता, उससे भी ज़्यादा मेयर के जो क्षेत्र है मतदाताओं का, उससे बड़ा होता था। यानी लोकसभा में 6 सीटें आती थी तो 7 सीटें मेयर के उसमें आती थी। और पहले महापौर डॉक्टर S.C. राय साहब बने, और हालांकि कांग्रेस प्रतिद्वंदी रही मुख्य उनकी, और दूसरे चुनाव में भी राय साहब जीते, और 10 साल के आसपास उनका कार्यकाल रहा। और उसके बाद ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और मेरा कार्यकाल ज़्यादा इसलिए रहा कि बीच के दौरान चुनाव नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जो मेयर चल रहे हैं वो मेयर चलते रहेंगे। इस कारण मेरा कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ गया। और बाद में माननीय संयुक्ता भाटिया जी 5 साल तक वो महापौर रहीं। तो 1995 से और 2023, अगर आप 2023 का ये महीना देखें, मार्च से पहले का, तो ये महापौर बीजेपी का रहा है। और उसके पहले भी जनसंघ अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावी रही है। सर, इस बीच में सपा की भी सरकार आई, बसपा की भी सरकार आई, ऐसी क्या वजह है? कई बार ये विपक्ष आरोप लगाता है कि शासन प्रशासन का इस्तेमाल किया जाता है, विपक्ष आरोप भी लगाता है। ऐसी क्या वजह रही, ऐसी क्या चीजें आप मानते हैं कि लगातार सरकार किसी की हो लेकिन महापौर भाजपा का रहा राजधानी लखनऊ? नहीं, देखिए, आरोप उनका गलत इसलिए है कि बात सही कि आदरणीय राय साहब जब थे तो बीजेपी की सरकार थी। संयुक्ता भाटिया जी जब महापौर बनी तब भी केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही। लेकिन मैं जो लगभग 11 साल के अंतराल में मैं जब महापौर रहा, तो माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी, 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मैं महापौर रहा। मैं उस समय न केंद्र में सरकार थी न प्रदेश में सरकार थी, और उस समय मैं जीत कर आया था। और इत्तेफाक था कि सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का सौभाग्य मिला। इजराइल के में पहले महापौर के सम्मेलन होते थे पूरे देश के, पूरे विश्व के, उसमें चयन होता था, मेयर्स की क्वालिफिकेशन, मेयर्स के विज़न और ये सब चीज़ मांगे जाते थे। तो उसमें एशिया से मुझे रिप्रेजेंट करने का अवसर मिला था। पूरे अमेरिका ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था इजराइल के जेरूशलम में। तो उसमें भी मोस्ट ऑनरेबल मेयर का एक उपलब्धि प्राप्त हुई थी। उसके बाद तमाम मेयर्स गए थे जिनको पीस एम्बेसडर का अवार्ड मिलना था, तो वो भी मुझे फिर प्राप्त हुआ था नेपाल में, वहाँ के राष्ट्रपति जी ने दिया था। ये चीज़ हम फिर एक बार आपसे ज़रूर पूछेंगे। पार्षद में भले ही अन्य दल जो है वो बाजी मार लेते हो पीछे अगर हम देखें, लेकिन महापौर की जब बात आती है, वोटर तो वही है, लेकिन जब बात आती है महापौर की तो भाजपा ही क्यों लखनऊ में? नहीं, देखिए, बीजेपी का जो सुशासन है
काम करने की जो शैली है, जनता के प्रति जो दायित्व का बोध है, और जो उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में, चाहे रामप्रकाश गुप्ता जी रहे हों, चाहे आदरणीय जो बाबू राजकुमार जी रहे हों, या B.R. मोहन रहे हों, या हमारे संयुक्ता भाटिया जी हैं, या थोड़े समय 11 वर्ष में भी रहा हूँ, तो जनता के प्रति जो दायित्व बोध था, या डेवलपमेंट प्रोसेस कभी रुका नहीं, और निचले स्तर तक का गलियों गलियों में काम की जो श्रृंखला चली, उसमें जाति नहीं, धर्म नहीं, क्षेत्र नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, सभी जगहों का एक सर्वांगीण विकास की जो अभिकल्पना थी, उसने हम समझते हैं विजयश्री दिलाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। और फिर ये शहर तो अटल का है, अटल लखनऊ के हैं और लखनऊ अटल का है। अटल जी की जो सुगंध है वो बड़े तीव्र गति से लखनऊ में बही है, पूरे देश में बही है, लेकिन उसकी सुगंध थोड़ा ज़्यादा है इस लखनऊ में। और उसके बाद आदरणीय लालजी टंडन जी ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया नगर विकास मंत्री के रूप में, और उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो 4 चांद लगाए हैं विकास में। और आज आदरणीय योगी जी की भी जो दृष्टि है वो लखनऊ पे बहुत करीब से है, और लखनऊ को वो देश के सर्वोच्च बड़े शहरों में उसकी गणना हो जाए, इसके लिए वो प्रयत्नशील हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो रहा है, चारबाग स्टेशन बदल गया है, 17 पुलों का जाल बिछ गया है यहाँ पर लखनऊ से उसमें, और चारों तरफ सीवरेज का, चारों तरफ जो चाहे आप देखो आउटर रिंग रोड एक तरफ जा रही है, एक तरफ 4 लेन जा रही है, एक तरफ अब बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हॉल बन रहे हैं, स्पोर्ट्स के तमाम यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अटल जी के समय से ही बना, उसके बाद आज ये स्टेडियम भी यहीं पर है, और बहुत सारी चीज़ों का यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ उसका एक सीधा प्रभाव जनता के उसमें है। काम कौन करा सकता है? छवि सही हो, जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, और जिसने बगैर भेदभाव के काम कराया हो, ये जनता चाहती है। मेयर के रूप में उसके जो दृष्टि होती है वो अलग सी होती है, वो अन्य प्रतिनिधियों के चुनाव से मेयर के चुनाव को अलग रखती है, और यही कारण है कि बीजेपी के महापौर ज़्यादातर जिले आप देखें, अब तो 17 जिले हैं, पहले तो केवल 12 ही होते थे, फिर बढ़े धीरे धीरे 14 हुए, फिर अब 17 है। ज़्यादातर जगह पर बीजेपी जीती है। कारण यही है कि जनता वो उस माफियागिरी से, अपराधग्रस्त से और जोर ज़बरदस्ती से बिल्कुल अब अपने को किनारा कर सके, और मेयर के रूप में वो दूसरा रूप देखती है। सर, लखनऊ के लिए एक बात और कही जा रही है कि आज भी जो हम कहने जा रहे हैं कि भले आप उप मुख्यमंत्री भी रहे इतने उच्च पद पे, लेकिन फिर भी लखनऊ की जनता आपको जब मिलती थी तो अपने पुराने महापौर के रूप में देखा करती थी, और ये माना जा रहा है इस बार भी जो टिकट फाइनल होंगे तो लखनऊ के पार्षद के टिकट में तो आपकी बड़ी अहम भूमिका रहने वाली है सभी 110 वार्ड के लिए। नहीं, देखिए किसी व्यक्ति की भूमिका यहाँ पर, बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये सामूहिक निर्णय वाली पार्टी है, और सबकी योग्यता के अनुसार कार्यकर्ताओं की उपयोगिता को वो सिद्ध करती है। और एक जगह अगर किसी कार्यकर्ता की उपयोगिता नहीं हुई तो दूसरी जगह उस कार्यकर्ता की उपयोगिता करती है। यहाँ पर प्रत्याशी बहुत पहले तय हो जाता है, आपको होता है, और दूसरी पार्टी प्रत्याशी तलाश रही होंगी। बीजेपी के कार्यकर्ता से आप पूछ के देखो कि आपका प्रत्याशी कौन, तो हर कार्यकर्ता एक ही जवाब देगा, कमल का फूल। कमल का फूल ही उसका चुनाव निशान ही उसका प्रत्याशी है, और जब तक प्रत्याशी तय नहीं होता तब तक तो अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिस दिन प्रत्याशी तय हो गया, सगा भाई भी अगर टिकट कटा होगा तो उसका दूसरा भाई बीजेपी के कमल के फूल के साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, और यही अंतर दूसरे दलों से बीजेपी को अलग करता है। सर, दर्शक हमारे एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसा आपने कहा एक पूरा सिस्टम है, एक कमेटी है जो सब चीज़ें तय करती है, तो अगर ये बात करें कि प्रक्रिया क्या होती है एक प्रत्याशी चयन की, जैसे अब चुनाव आ गए, देखिए पार्षद के लिए भी होगा, महापौर के लिए भी होगा, नगर पंचायत, नगर पालिका, तो प्रक्रिया क्या होगी, कैसे कमेटी काम करती है? थोड़ा सा बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन है ना, बूथ अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख है, उसकी बात सीधे ऊपर तक जाती है, और नीचे से बूथ अध्यक्ष से, वार्ड अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष तक इन सारी चीज़ों को संजोते हैं। और उसके बाद
पैनल बनाते हैं। पैनल बनाने के बाद जनप्रतिनिधियों का परामर्श लेते हैं और जनप्रतिनिधियों का परामर्श के बाद प्रदेश का जो नेतृत्व होता है वो अंतिम निर्णय लेता है, जो पैनल जाता है। तो बड़ी पारदर्शी और बड़ी निष्पक्ष प्रक्रिया होती है। एक व्यक्ति को कोई नहीं है अधिकार कि वो चाहेगा तो वही हो जाएगा। यहाँ सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया जो है वो भाजपा की विशेषता है। इस बार की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँच गई? नहीं, बीजेपी कभी चुनाव की दृष्टि से सोचते नहीं है। बीजेपी का तो हर कार्यकर्ता के लिए एक ही नारा रहता है, कार्यकर्ता बीजेपी के लिए नारा देता है, जहाँ पर कम वहाँ पर हम। और कई जगह तो आपको ये देखने को मिलेगा बीजेपी में कि वो कहेंगे टिकट आप लड़ो, कहेंगे नहीं मैं नहीं ये लड़ेगा, मैं नहीं तू की परंपरा है। बड़े लोग आपके आवाज़ पे हम देखते हैं पहुंच रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि हो जाए, इस तरह से बहुत लोग आप तक भी अपना सोच लगा रहे हैं। देखिए क्या है कि मेरे पूज्य पिताजी भी जनसंघ के समय के कार्यकर्ता रहे हैं। श्रद्धेय दीनदयाल जी और माननीय अटल जी ऐसे सदपुरुषों का सानिध्य पूज्य पिताजी को प्राप्त हुआ, माननीय अटल जी का तो मुझे भी प्राप्त हुआ। तब से और आज तक पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। तो लोग जुड़ेंगे और जुड़ने के कारण लोग आते हैं और उनकी बात सुनिए। सब कार्यकर्ता टिकट नहीं चाहता है, सम्मान चाहता है। उसकी बात और उसका चीज़ को सुनिए, उसके पक्ष को, और ये काम हमारे नेतागण बहुत अच्छा करते हैं। सर, लखनऊ को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर हम 110 वार्ड की बात करें तो आप 110 वार्ड के एक एक वार्ड में जानते हैं कहाँ पर कौन व्यक्ति कैसा है। तो निश्चित रूप से जब आपके पास लोग आते हैं तो अपनी तरफ से भी कुछ सुझाव आपकी तरफ से जाएंगे? देखिए, आपको अगर आप मेरे सोशल मीडिया के उसको पेज को उठा के देखेंगे, विगत 4 महीनों में 4 महीना 4.5 महीना में मैं लगभग 110 में से लगभग 103-4 वार्ड में मैं व्यक्तिगत मैं विजिट करके आया हूँ। कोई ना कोई कार्यक्रम मैंने किए हैं, कोई ना कोई लोगों के घर गया हूँ, मिला हूँ। तो मैं मिला हूँ, महापौर मिली, विधायक मिले। तो कार्यकर्ता का सतत संपर्क है, तो उसमें हर व्यक्ति की क्षमता के बारे में सबको पता है कि कौन क्या है, ये हर आदमी जानता है। और ये नहीं है कि टिकट नहीं मिला वो मेरा अच्छा कार्यकर्ता नहीं, हो सकता वो और अच्छा कार्यकर्ता हो सकता उसको और अच्छी जिम्मेदारी मिलने जा रही हो। अब एक जगह पे 4 प्रत्याशी हैं तो मिलेगा तो एक ही को। तो इसमें बीजेपी में इस प्रकार की नाराजगी का भाव नहीं होता। इस बार समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस सब ये दावा कर रहे हैं कि हम अपनी रणनीति ऐसी बनाएंगे कि इस बार लखनऊ में तो कमल नहीं खिलने देंगे। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल रणनीति अपनी तैयार कर रहे हैं बाकी विपक्षी दल भी। विपक्ष के दलों का दलदल इतना ज़्यादा अपने बातों को कह के वो उजागर हो चुका है जनता के सामने, उसकी दृष्टि, कि सब जानते हैं कि केवल ये सत्ता के लिए ग्रंथ भी जला सकते हैं, सत्ता के लिए भगवान राम को भी गाली दे सकते हैं, सत्ता के लिए किसी भी सदपुरुष को ये कुछ भी कह सकते हैं। कभी मान्यवर काशीराम जी को कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते थे, उनकी पार्टी के लोगों के विरुद्ध गैस का सिलेंडर तक का जल सकता था, ऐसा अखबार लिखते थे। चुनाव आएगा तो सबको याद कर लेंगे, वो अटल जी को भी प्रणाम कर लेंगे, वो आदरणीय काशीराम जी को भी कर लेंगे, वो दीनदयाल जी को भी कर लेंगे, वो लोहिया जी को भी कर लेंगे। बस चुनाव उनका आना चाहिए। चुनाव में भले ही किसी को गाली दे रहे हों कोई, तो इस प्रकार की राजनीति के अब दिन लद गए हैं। जनता इशूज को देखती है, सिद्धांत को, नीतियों को। आपका एजेंडा क्या है, आपने किया क्या है, आपका बैक रिकॉर्ड क्या है, आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया है, ये सत्ता में रहे तो इन्होंने क्या किया है, सबके तुलनात्मक। वो अब छोटे से भी पान की दुकान वाले पूछो, उसके टिप्स पे लिखा होगा इस व्यक्ति ने ये किया, इस व्यक्ति ने वो किया। तो जनता को अब कोई भी दल, मैं तो कोई भी दल कहता हूँ, बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और लखनऊ की जनता तो बहुत समझदार है। सर, आपको मैं बताऊँ, मेरा तो सुखद अनुभूति है। जब मुझे टिकट मिला था तो मैंने कहा माननीय अटल जी से, मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा, मैं तो पैसा भी नहीं खर्च कर सकता उतना। तो उनका पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता। आश्चर्यजनक, दूसरे चुनाव में तो किसी की सभा नहीं हुई। दूसरे चुनाव में कार्यालय तक अपना मैंने व्यक्तिगत कार्यालय नहीं खोला था, एक पार्षद का कार्यालय जाता था और कोई होल्डिंग मैंने नहीं लगाई, तो कोई झंडा नहीं, कोई सभा नहीं। 7 सीटें हारी थी उस समय, 7 सीटें थी, उसमें से हम लोग, ये दुर्भाग्य था कि 6 सीटों पे हम लोग नहीं जीत पाए थे।
उसी के बाद चुनाव हो गया था। लेकिन लखनऊ की देवतुल्य जनता बीजेपी को कितना प्यार करती है कि उसने तुरंत हम लोगों को एक रिकॉर्ड मतों से जिता दिया। तो लखनऊ की जनता सब जानती है, और लखनऊ की जनता अपराधी, प्रवृत्ति, शोर शराबा, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सब कुछ नहीं जानती है। आप हमारे उठा के रिकॉर्ड को देख लो कि जो 27 वार्ड हैं जिनको आप अल्पसंख्यक बहुल कहते हो, उनमें से अधिकांश वार्ड में जीत कर आया था। आपने अल्पसंख्यकों की बात की है तो एक बयान आया है बसपा अध्यक्ष मायावती जी का, उस पर जिक्र करेंगे। जैसे इस बार ये हो रहा है कि भाजपा अल्पसंख्यकों को भी टिकट देगी, प्रदेश में कई जगह जो अल्पसंख्यक बाहुल्य जगह है, तो बसपा अध्यक्ष मायावती का कहना है कि भाजपा जो है उसकी जो मानसिकता है वो अल्पसंख्यकों के लिए नकारात्मक है। और दूसरी चीज़ उनका कहना है कि जितना मुसलमान कांग्रेस राज में असुरक्षित था उतना ही भाजपा राज में असुरक्षित है। अगर आप देखो तो इस सपा बसपा कांग्रेस और सबके तुलना करो, सबसे ज़्यादा एमएलसी किस पार्टी के हैं अल्पसंख्यक मुस्लिम, तो आपको दिखाई पड़ेगा बीजेपी के। अब एक तो मिनिस्टर है और तीन और हमारे एमएलसी हैं, चार एमएलसी हमने दिए हैं। और उसके अलावा रामपुर और आजमगढ़ ऐसा जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ हमने विधानसभा भी जीती है और हमने लोकसभा भी जीती है। रामपुर में, आजमगढ़ भी लोकसभा हमने जीती है। इसका मतलब आकर्षण है ना लोगों का। और जिनको अल्पसंख्यक बाहुल जगह कहा जाता है, मेघालय है, नागालैंड है, गोवा है, त्रिपुरा है, हम जीत कर आए ना, हम सरकार बनाई है। तो बीजेपी सब जाति और धर्म की पार्टी है। इन लोगों के तरीके नहीं कि कभी किसी जात का समीकरण, कभी किसी जात का समीकरण। अगर वोट मिलने की नियत आए तो बांटो और अलग अलग करो, विभाजन करो। इसकी नीति पे, अंग्रेजों की नीति पे चलने पे भी पीछे नहीं कोई रहता। तो वो सब समय नहीं है। अब बांटो और अलग करो, कोई नहीं मानने वाला। कभी कभी तो सनातन संस्कृत पर भी आक्रमण कर देते हैं लोग कि इसी को तोड़ डालो, तो ये नहीं टूटी। तो मैं ये कह सकता हूँ, जब मुगलों के समय नहीं टूटी, अंग्रेजों के समय नहीं टूटी, तो अब कहाँ से टूटेगी। तो अब ये जाति में नहीं, ये विकास के नाम पर चुनाव है। और मैं विपक्ष को सलाह भी देना चाहूँगा कि आप जात के नाम पर और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना बंद करो। आओ मैदान में, डंके की चोट पर विकास। आपने क्या किया, हमने क्या किया, आपका एजेंडा क्या है, मेरा एजेंडा क्या है, बीजेपी का एजेंडा क्या है। चुनाव हो और जो जनता निर्णय करेगी वो सर्वमान्य है, सिरोदार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने बारीकी से बताया पूरे, अगर हम लखनऊ के इतिहास को लें, जो नगर प्रमुख से लेकर और महापौर तक का जो इतिहास है वो भी बताया, और ये भी बताया कि आखिर क्यों भाजपा को लोग लखनऊ के लोग पसंद करते हैं, और दूसरा भाजपा जो कैंडिडेट तय करती है उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।